जब तक और स्टूडेंट्स जॉइन करते हैं तब तक हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल का जो भी हमने पढ़ा था, कल जो भी उसको रिवाइज़ करते हैं एक बार। तो मैं यहाँ से आपको ना स्क्रीन प्रेज़ेंट कर रही हूँ। एक बार बताइए आपको स्क्रीन विज़िबल है यहाँ पे? देखिए ये स्क्रीन विज़िबल है आपको? एक बार रेज़ हैंड करके बताइए। ठीक है। हुँ। तो अ, प्रिएम्बल कल हमने ना प्रिएम्बल के बारे में पढ़ा था कि जो प्रिएम्बल है, उसके कांसेप्ट में सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक ये 4-5 वर्ड्स जो हैं, इनके मतलब को हम समझ रहे थे और हमने कंप्लीट किया था सोवरेन, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। एक बार फिर से हम देखते हैं कि जो प्रिएम्बल है हमारा, ठीक है? उसमें हमने देखा कि 5 प्रिंसिपल्स हैं, 4 इसके ऑब्जेक्ट्स हैं और सोर्स क्या है? पीपल ऑफ इंडिया मतलब पीपल ऑफ इंडिया के लिए हमने बनाया है और पीपल ऑफ इंडिया से हमने इसको बनाया है। उनको ही हमने डिवोट किया है एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए ये हमने सोवरेन वर्ड्स कल समझा था कि सोवरेन का मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको 2 शब्द यहाँ पे इम्पोर्टेंट बताए थे। एक तो होता है इंडिपेंडेंट और एक होता है अनकंट्रोल्ड और दूसरा बताया था मैंने अनकंट्रोल्ड। ठीक है? तो सोवरेन मतलब ऐसी सोवरेन स्टेट, सोवरेन कंट्री मीन्स ऐसी कंट्री जो इंडिपेंडेंट है किसी आउटसाइड अथॉरिटी लाइक कोई भी और कंट्रीज़, कोई भी रूल्स उनके अधीन नहीं है, उन पे डिपेंडेंट नहीं है, अपने आप में अनकंट्रोल है। ठीक है? ये हमने सोवरेन का मतलब समझा था। फिर हमने समझा सोशलिस्ट का मतलब। सोशलिस्ट का मतलब हमने ये समझा था कि किसी भी कंट्री में हम एक अगर उसकी इकोनॉमी को देखें, तो अलग-अलग तरीके की इकोनॉमी होती है, पर हमने हमारे प्रिएम्बल में एडिशनली हमने ये ऐड कर ही दिया कि जो हमारी कंट्री है, वो सोसाइटी को जो है इम्पोर्टेंस ज़्यादा देगी, सोसाइटल रिफॉर्म्स, सोसाइटल रिवॉल्यूशन, वेलफेयर स्टेट जो है, वो उसकी बात जो है, वो हमारी कंट्री करेगी। पहले लोगों का भला करना और उसके बाद कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होती है ना, पूंजीवादी जो इकोनॉमी होती है, उसकी तरफ चलना। तो हमने सोसाइटी के लिए वेलफेयर स्टेट का यहाँ पे एक पॉइंट अपने लिया था। वैसे सोशलिस्ट वर्ड जो है, वो कहीं भी डिफाइन नहीं है, पर हम आगे चल के आर्टिकल 39 में के पॉइंट्स को देखेंगे, बी एंड सी के पॉइंट को देखेंगे, वहाँ पे सोशलिस्ट की बात की गई है और भी जगह की गई है, पर सोशलिस्ट की बात वहाँ पे भी की गई है। वेलफेयर स्टेट को मैंने आपको बताया था कैसे क्रिएट करना है कि हमारे वेलफेयर स्टेट को क्रिएट करने के लिए हमें जो भी हमारे मटेरियल रिसोर्सेज़ होते हैं, उनको डिसेंट्रलाइज़ करना होगा, हर किसी पे बँटवारा हो, मोनोपोली क्रिएट नहीं हो। किसी भी एक पर्सन की, किसी भी एक कंट्री की सॉरी किसी भी एक कंपनी की, ग्रुप की मोनोपोली क्रिएट नहीं होनी चाहिए। अगर हम सभी को इक्वली मानेंगे, सभी में इक्वली डिवाइडेड होगा मटेरियल रिसोर्सेज़ का, जो भी वेल्थ है कंट्री की, तो हम सोशलिस्ट जो हमारा प्रिंसिपल है, उसको अचीव कर पाएँगे। ये हम और भी पढ़ेंगे आर्टिकल 39 फिर हमने पढ़ा सेक्युलर और इन सभी में सबसे इम्पोर्टेंट शब्द जो बनता है ना वो सेक्युलर ही बनता है आपका। क्योंकि सेक्युलर की एक तो मैंने आपको बताया था कि ये दोनों शब्द जो हैं 42nd अमेंडमेंट 1976 से जोड़े गए थे। इसके अलावा ये यूनिटी इंटीग्रिटी भी 42nd अमेंडमेंट 1976 से ऐड किया गया था। ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीलिम्स का बनता है। फिर सेक्युलर का मतलब हमने समझा था कि जो कोई भी कंट्री है, जो सेक्युलर है, उसका कोई भी रिलिजन नहीं होगा। इट मीन्स सभी जितने भी रिलीजन उस कंट्री में है, सभी को गवर्नमेंट इक्वली ट्रीट करेगी, किसी को प्रेफ़रेंस नहीं देगी, किसी को डिमोटिवेट नहीं करेगी, ठीक है? तो ये हमने सेक्युलर का मतलब समझा था और यहाँ पे मैंने एक केस बताया था एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जिसमें सेक्युलरिज़्म को बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो हम देखेंगे, पर सेक्युलरिज़्म के रिगार्डिंग एसआर बोमाई का जो केस था वो हमारा एक लीडिंग केस है, जो आपको टिप्स पे आना चाहिए। अभी हम सबसे पहले हमने ये पहला केस कॉन्स्टिट्यूशन का स्टार्ट किया है, एसआर बोमाई का हमने क्लास में पढ़ा था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये पहला केस आप कॉन्स्टिट्यूशन में याद करने वाले हैं। आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूँ,
कि कॉन्स्टिट्यूशन में आपको केसेस भर-भर के याद करने हैं। सीपीसी में, बीएनएसएस में, बीएनएस में, इनमें केसेस जितने आप याद करोगे एविडेंस में जितने मिला के केसेस है ना, उतने सारे टोटल आप समझ रहे हैं 5 हमारे मेजर्स होते हैं। बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन और सीपीसी। तो एक अकेला कॉन्स्टिट्यूशन में इतने केसेस हैं जो आप चारों को कवर मतलब चारों में जितने कवर होंगे उतना अकेला आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाएंगे। इवन उससे ज्यादा केसेस आपको कॉन्स्टिट्यूशन में लर्न करने सीरियसली बता रही हूँ लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है? तो ये केस हमारा पहला केस आ गया। फिर हम करते हैं यहाँ पे डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक को आज डिस्कस कर रहे हैं आज की क्लास में। टाइम हमना हमारा हो चुका है आज। ठीक है? एक बार मैं जितना हमने डिस्कस किया आप सभी को समझ में आ रहा है? मेरी वॉइस आपको क्लियरली सुनाई दे रही है? रेज़ हैंड करके बताइए प्लीज़। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हमने देखा कि डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अब ये डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? सिंपल सा मतलब है डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक का कि डेमोक्रेटिक को बस आपको ना 2 शब्द याद करना है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक बहुत कन्फ्यूजन है। यहाँ पे आपको वर्ड याद करना है रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पे आपको वर्ड याद करना है रिप्रेजेंटेटिव और यहाँ पे आपको याद करना है हेड ऑफ स्टेट। ये 2 वर्ड आपको इनके लिए बताने पड़ेंगे। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है आपने जैसे अब्राहम लिंकन की शायद अब्राहम लिंकन ही है जो कि यूएस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो उनकी एक कोट थी कि बाय पीपल फॉर पीपल और ऑफ पीपल। डेमोक्रेसी क्या लिखा होता उन्होंने? डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय पीपल गवर्नमेंट फॉर पीपल। ये डेमोक्रेसी का मतलब उन्होंने बताया था। पर ये मतलब हमारे को ज्यादा ध्यान नहीं रखना, रादर देन हमें इसका डायरेक्ट मतलब जो होता है वो ये होता है कि जो हमारे एमपी एमएलए होते हैं, कौन होते हैं एमपी एमएलए? हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स। जो हमारे एमपी एंड एमएलए हैं उनको जो इलेक्ट किया जाता है वो पीपल के थ्रू, लोगों के थ्रू इलेक्ट किया जाता है। तभी तो बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो गवर्नमेंट है पीपल के थ्रू, पीपल के लिए और पीपल। ठीक है? तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं डेमोक्रेसी, मैंने आपको शब्द याद करवा रही हूँ रिप्रेजेंटेटिव। जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है वो जो कि एमपी एमएलए है वो पीपल के थ्रू इलेक्ट होता है। मतलब इनका इलेक्शन होता है डायरेक्ट इलेक्शन। क्या होता है इनका? डायरेक्ट। आप देखेंगे कि जो आगे हम पढ़ेंगे आपको सुनने में भी आएगा कि जो हमारे लोकसभा में जितने भी मेंबर्स हैं और जितने हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने भी मेंबर्स होते हैं रिप्रेजेंटेटिव हम इन्हें बोलते हैं और इनका इलेक्शन हम लोग करते हैं। ठीक है? अब रिपब्लिक का मतलब क्या है? अब रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट का मतलब क्या होता है? कि जो हमारे प्रेसिडेंट है और गवर्नर। अब यहाँ पे बात होगी आपके प्रेसिडेंट और गवर्नर। ये समझने का तरीका है। रिपब्लिक का मतलब है कि जो हमारे हेड ऑफ द स्टेट होंगे वो हेरिडिटरी मोनार्क नहीं होंगे। जैसा कि आप अभी देखते हैं कि एलिजाबेथ जो हमारी प्रिंसेस है ब्रिटेन की उनके बाद किंग चार्ल्स है ना, उन्हें वहां का वहां का अ, वहां पे मतलब अब वो वहां पे रूल करते हैं। ठीक है? तो हम क्या देख रहे हैं वहां पे हेरिडिटरी मोनार्क है। क्या बोल रही हूँ मैं? हेरिडिटरी मोनार्क मतलब राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, ऐसा वहां पे चलता है। पर हमारे इंडिया में ऐसा नहीं चलता। हम अभी तक हेरिडिटरी मोनार्क नहीं है। हमारे यहाँ पे जो प्रेसिडेंट और गवर्नर जो कि हेड ऑफ द स्टेट है वो हेरिडिटरी मोनार्क नहीं है। दे आर इलेक्टेड दे आर इलेक्टेड बाय द आर रिप्रेजेंटेटिव्स। जो हमारे प्रेसिडेंट और गवर्नर है वो देखो आप समझिए ये पीपल है, लोग हैं। पीपल को कौन इलेक्ट कर पीपल इलेक्ट कर रही है रिप्रेजेंटेटिव को जिसे हम डेमोक्रेसी में सुन रहे हैं और रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं किसको? गवर्नर और प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट और गवर्नर ये हमारी हम आके समझेंगे इसको अच्छे से। पर अभी हम मैंने आपको बेस बताया।
तो मैं क्या बोल रही हूँ कि जो हमारे हेड ऑफ स्टेट है ना, वो हेरिडिटरी मोनार्क नहीं है, उन्हें रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू इलेक्ट किया जाता है। दे आर दे आर बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड दे आर इलेक्टेड फॉर द पर्टिकुलर टर्म। ऐसा नहीं है जैसे आप किसी जैसे किंग चार्ल्स है, वो जब तक मरेंगे नहीं ना, तब तक वो वहाँ के राजा रहेंगे, वो वहाँ पे रूल करेंगे, ऐसा आपको पता होगा। पर इंडिया में ऐसा नहीं है, हमारे जो प्रेसिडेंट है उनका टेन्योर होता है 5 इयर्स, वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाइंड होते हैं। तो आप समझ रहे होंगे जो हमारी ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो हमारी प्रेसिडेंट है। अब उनके बाद उनकी बच्चे तो बनेंगे नहीं। अब क्या होगा? रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू नए प्रेसिडेंट इलेक्ट होंगे जिनका कार्यकाल, जिनका टर्न्योर 5 इयर्स का होगा। तो ये मतलब होता है डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक का। एक बार हम पढ़ते हैं और फिर आपको डाउट तो बताइए। देखिए, डेमोक्रेटिक इंडिकेट्स सोर्स ऑफ पावर ऑफ गवर्नमेंट वेस्टेड इन द, जो गवर्नमेंट की जो पावर है, उसका सोर्स जो है वो पीपल में वेस्ट करता है। कैसे वेस्ट करता है आपको पता होगा, क्योंकि हमारे जो एमपी एमएलए है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, उन्हें पीपल ही इलेक्ट करती है। तो ओवरऑल ओवरऑल आप बोल सकते हैं, तभी तो वोट बैंक चलता है। जब भी इलेक्शंस होते हैं तो पीपल्स के पास, लोगों के पास, जनता के पास हाथ जोड़कर गुहार की जाती है कि भाई आप हमें वोट दीजिए। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पूरी ताकत है कि वो सरकार बदल सकती है। तो सोर्स ऑफ पावर ऑफ गवर्नमेंट क्या है? वेस्ट इन पीपल। पीपल चाहे तो भाजपा की सरकार होगी, पीपल चाहे तो कांग्रेस की सरकार होगी, और पीपल चाहे तो कोएलिशन गवर्नमेंट होगी। ठीक है? आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे दिस रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय पीपल, रिप्रेजेंटेटिव मैंने आपको बताया एमपी एमएलए इलेक्टेड बाय पीपल एंड रिस्पांसिबल टू रियल पावर इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। और ये बीएस मतलब होता है बेसिक स्ट्रक्चर। ये डेमोक्रेटिक जो है, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये हेल्ड हुआ था आपके केशवानंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये केस है जिसमें ये हेल्ड किया था कि डेमोक्रेटिक इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन नॉट बी अमेंडेड। या आप इसका अमेंड नहीं कर सकते। ये हम पढ़ेंगे, अभी तो जस्ट मैं आपको आइडिया दे रही हूँ। रिपब्लिक का मतलब हम समझ रहे हैं हेड ऑफ द स्टेट और नेशन। स्टेट का मतलब होता है नेशन। स्टेट का मतलब आप सेक्शन आर्टिकल 12 जब हम पढ़ेंगे ना, तो वो क्लियर हो जाएगा। स्टेट डिनोट्स नेशन, कंट्री। Head of the state is an elected representative. President of India, unlike the British king, is not hereditary monarch, हम्म, but elected, नहीं। elected or chosen for limited period. मतलब 5 years बताया मैंने आपको, and bind by the law, that is constitution or any other law. अब मुझे बताइए कि कोई डाउट आपके माइंड में क्लिक हो रहा है, तो कुछ समझ में नहीं आया तो मैं आपको बताती हूँ। पूछिए प्लीज। क्लियर है? एक बार रेज हैंड करके बताइए प्लीज, अगर आपको क्लियर है तो। डाउट है तो पूछे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक में डिफरेंस नहीं आता, और जब उनसे पूछा जाता है इंटरव्यू बोर्ड जब पूछता है तो वो जवाब नहीं दे पाते। तो ये एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इंटरव्यू का। ठीक है? अब हम यहाँ पे डील कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स को। जैसा कि देखिए, हमने ये सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है? ये हमने देख लिया। अब ये हमें देखना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। देखिए क्या बोलना चाह रही हूँ, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये बात मैं बोल रही हूँ। जस्टिस जस्टिस एक सेकेंड, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, और यहाँ पे लिखा है फ्रेटर्निटी। ठीक है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। फिर ये जो है ना, ये चारों मैंने बताए हैं आपको ऑब्जेक्ट्स। ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। याद करने का तरीका है चीजों को। ठीक है? अब हम समझते हैं, इसमें ज्यादा समझने वाली चीजें नहीं है, ये सिंपल पॉइंट्स है जो हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट्स में सबसे पहले है जस्टिस। जस्टिस मतलब आपको पता होगा न्याय। अब न्याय एक तो है सोशल, एक होता है इकोनॉमिक, और एक होता है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल पॉलिटिकल सबसे पहले हम समझेंगे पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है। पॉलिटिकल जस्टिस आर्टिकल 326 में डिनोट किया गया है, जिसका मतलब सिंपल सा है कि सभी उम्र के लोगों को न केवल वोटिंग करने का अधिकार है, सभी उम्र के, सॉरी सॉरी फॉर दिस,
18 साल से, ठीक है? जो सिटीज़न ऑफ इंडिया है, सभी सिटीज़न को वोटिंग करने का राइट होगा और उन्हें इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार भी होगा। दिस इज़ द पॉलिटिकल जस्टिस। आप इस आधार पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, वो किसी कास्ट से, किसी सेक्स से, किसी और रिलिजन से बिलॉन्ग करता है। पर यहाँ पे वोटिंग के लिए बता दिया गया है कि जो भी पर्सन वोटिंग करना चाहेगा, वो एक सबसे पहले तो इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। वो 18 ईयर से अबव होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो इस तरह से और भी कंडीशन लगाई गई है, पर पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब सिंपल सा ये है कि जो भी सिटीज़न है इंडिया का, उन सभी को वोट करने का राइट होगा और साथ ही साथ उन्हें क्या होगा? उन्हें इलेक्शन में पार्टिसिपेट खड़ा होने का भी अधिकार होगा। दिस इज़ द पॉलिटिकल जस्टिस। इट मीन्स दे वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अब बात करते हैं इकोनॉमिक जस्टिस की। इकोनॉमिक जस्टिस 39 बी एंड सी, जैसे हमने पढ़ा था ना, हमने देखा था सोशलिस्ट, हमने पढ़ा था एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल, बस वो ही इकोनॉमिक जस्टिस होता है। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है कि जो हमारी वेल्थ है, ठीक है? जो हमारे मटेरियल रिसोर्सेज़ है, वो सेंट्रलाइज़्ड ना हो, वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, सभी को सभी को अपनी कंट्री को आगे ले जाने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पार्टिसिपेशन का पूरा अपॉर्च्युनिटी दीजिए। ये होता है आपका इकोनॉमिक जस्टिस। देखिए, आपको यहाँ पे सिर्फ मैं बोल के बता रही हूँ, पर ये सब चीज़ें इन आर्टिकल्स में हम पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें हम आर्टिकल्स में पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगी। पर यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको जंप करवा दूँ कि आप 376 पढ़िए, ये पढ़िए, तो वो इर्रेलेवेंट हो जाएगा। जब तक कि आपको फंडामेंटल राइट से आप वाकिफ ना हो जाए, ठीक है? फिर सोशल जस्टिस है आर्टिकल 38 एंड 39 में जब हम पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। सोशल जस्टिस मतलब होता है कि सोसाइटी में, यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक में तो क्या है कि इकोनॉमिक में मटेरियल रिसोर्सेज और वेल्थ की बात की है, पर सोशल जस्टिस में बात की गई है कि आप जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी ना मिले डिस्क्रिमिनेशन में, ठीक है? कि भई अब सोशल जस्टिस का मतलब है कि लोगों का वेलफेयर हो, सोसाइटी में लोगों का वेलफेयर हो, लोगों को इस आधार पर डिस्क्रिमिनेशन ना कर किया जाए कि वो किसी और धर्म से बिलॉन्ग करते हैं, किसी और कास्ट से बिलॉन्ग करते हैं, वो होता है हमारा सोशल जस्टिस, ठीक है? ये हम पढ़ेंगे, पर अभी हम थोड़ा-सा ऊपर-ऊपर से ओवरव्यू ले रहे हैं। लिबर्टी का मतलब, लिबर्टी में हमने 5 पॉइंट देखेंगे, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो थॉट एक्सप्रेशन आपके आर्टिकल 19 1 से गवर्न होता है, जो कि हम पढ़ेंगे। बिलीफ, फेथ, वर्शिप आर्टिकल 25 से लेकर 28 में गवर्न होता है। ये हमारे फ्रीडम राइट्स होते हैं। और ये 25 से लेकर 28 के राइट जो होते हैं ना, वो होता है राइट अगेंस्ट रिलीजन। 6 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे टोटल, ठीक है? फिर आता है हमारा इक्वालिटी। तो इक्वालिटी में हमने बात की स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी इन स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। स्टेटस मतलब वही कि मैं किसी रेस्टोरेंट में जा रही हूँ या फिर मैं किसी पब्लिक रिजॉर्ट में जा रही हूँ और वहां पे मुझे इस बेसिस पे कि मैं किसी शेड्यूल्ड ट्राइब या शेड्यूल्ड एरिया से बिलोंग करती हूँ, इसलिए मुझे एंट्री नहीं दी जाती। तो मेरे मेरे यहाँ मुझे यहाँ पे स्टेटस में इक्वालिटी नहीं दी गई। ऐसे ही मैं अगर कोई एग्जाम देना चाहती हूँ और मैं बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे इस आधार पे अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। तो ये यहाँ पे प्रियम्बल में बोला गया है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। आर्टिकल 14 टू 17 में हम ये डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट है हमारा फ्रेटर्निटी अश्योरिंग। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, ठीक है? तो फ्रेटर्निटी अश्योरिंग डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, मतलब लोगों में भाईचारा होना चाहिए, जो कि आर्टिकल 15 ए ई में हम पढ़ने वाले हैं। इंडिविजुअल की डिग्निटी का पूरा जो कि इंडिविजुअल की डिग्निटी जो है ना, राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी आर्टिकल 21 में आया है। आर्टिकल 39 और आर्टिकल 17, जो 17 डील करता है अनटचेबिलिटी से। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ये एक तरह से प्रियम्बल को याद करने या समझाने का तरीका है कि हम, मैं आपको बोल रही थी कि प्रियम्बल जो है ना एक इंट्रोडक्शन है। किसका इंट्रोडक्शन है? पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो किस तरह से इंट्रोडक्शन देखिए आप, इक्वालिटी, स्टेटस, अपॉर्चुनिटी। अब जब आप आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल 14 टू 17 देखेंगे, तो वहां पे सारी बातें लिखी गई है, पर हमारे प्रियम्बल में पहले बता दिया कि इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस होगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे प्रियम्बल में आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट, मेन ऑब्जेक्ट बता दिया गया है। फिर है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन।
ठीक है, आर्टिकल 1 में ये बात दी गई है कि इंडिया शैल बी ए यूनियन ऑफ द स्टेट्स। इंडिया अलग-अलग नहीं होगा, एक यूनियन ऑफ द स्टेट्स है और सब ये सभी मिला के एक इंडिया बनता है, दैट इज़ कॉल्ड भारत। ठीक है? यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई डाउट है, क्योंकि हमने बहुत ही डायरेक्ट चीज़ें पढ़ी हैं। फिर भी किसी कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। आप मुझे बीच में इंटरप्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है सभी को? ठीक है। अब देखते हैं हम प्रिएम्बल। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि प्रिएम्बल का मतलब क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो देख लेते हैं एक बार हम, है ना? यहाँ पे। देखिए, प्रिएम्बल में से क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द प्रिएम्बल? ये इंटरव्यू का क्वेश्चन भी बनता है आपका। तो प्रिएम्बल रिफ्लेक्ट्स माइंड्स एंड आइडियाज ऑफ फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स हैं, जैसे कि बी आर अम्बेडकर जी हैं, ठीक है? और भी बहुत सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे, उनके आइडियाज को और उनके माइंड को रिफ्लेक्ट करने वाला जो पार्ट है वो है हमारा प्रियम्बल। कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स ने स्टार्टिंग में प्रियम्बल में बता दिया कि हमें क्या क्या चीजें शॉर्ट फॉर्म में बता दिया, और फिर उनको उनका डीप एनालिसिस है, फिर उनकी डीप प्रोविजंस है, उन्हें हमने आर्टिकल में set कर दिया। प्रियम्बल हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की सोल एंड स्पिरिट है। ठीक है, मैंने आपको बताया था, ये पॉइंट भी बता दिया कि 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू हमने सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, यूनिटी नहीं इंटीग्रिटी शब्द को जोड़ा गया। देखिए पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो था वो पहले आ चुका है, पर ये शब्द जोड़े जाने बहुत जरूरी थे, इसलिए हमने 42nd अमेंडमेंट 1976 से। अब हमारे प्रियम्बल से दो क्वेश्चन बनते हैं, हम यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे समझेंगे कि दो क्वेश्चन क्या बनते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आपका प्रियम्बल से ये बनता है कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पार्ट है या नहीं। क्वेश्चन क्वेश्चन आपका ये, क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ये हमारा क्वेश्चन बन रहा है। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हाँ, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ऐसा बोल रहे हैं। बिल्कुल, ये क्वेश्चन हमारा बन रहा है कि देखिए प्रियम्बल एक सेपरेट है जो कि आपको इंट्रोडक्शन बता रहा है, उसके बाद आपकी पूरी बुक है, ये पूरी बुक है जिसमें बहुत सारे पेजेस हैं, 395 आर्टिकल्स हैं। तो ये बोल रहा है कि यार ये प्रियम्बल इसका पार्ट है क्या? बिल्कुल पार्ट है, क्यों पार्ट नहीं है? हुँ? तो प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या क्वेश्चन अराइज़ हुए हैं बार-बार। ठीक है? तो यहाँ पे बोला गया कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। 1 सेकंड। हाँ, ये देखिए, ये क्वेश्चन वैसे 3 क्वेश्चन फ्रेम करे मैंने यहाँ पे, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला केस था हमारा री बैरूबरी केस। आप सिंपल लिख सकते हैं री बैरूबरी केस, पूरा नाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। री बैरूबरी केस जो कि 1960 का है, इसमें बोला गया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। अब देखिए, री बैरूबरी केस के फैक्ट्स जानने आपके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ पे ऐसा कोई भी फैक्ट, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, तो हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। हमें इर्रेलेवेंट तो नहीं बोलना चाहूँगी मैं, पर अननेसेसरी हमें किसी भी फैक्ट्स में या फिर किसी भी पॉइंट पे इंडल्ज नहीं होना। अगर आपको हिस्ट्री याद करनी है, अगर आपको फैक्ट्स याद करना है, तो आप केशवानंदन भारती केस के कर सकते हैं कि वो सबसे लीडिंग केस है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो फैक्ट्स जो है वो आपके मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष जो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का केस होता है, पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर जो कि आपके इंडियन बीएसए का केस हो सकता है, केशवानंदन भारती वर्सेस केरला जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन का केस होता है। तो ऐसे केसेस के फैक्ट्स जो है ना, आप याद आपको होने चाहिए, पर और सारे केसेस के फैक्ट्स जानने की कोई नीड नहीं है। आप सिंपल हेडिंग याद कीजिए, जैसे कि री बैरूबरी केस में हुआ कि प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हमने देखा के सवानंदन भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के बाद आया ये वाला केस। इस केस में बोला नहीं, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए मैंने बहुत शॉर्ट में चीजें बना रखी है, आपके लिए बहुत हेल्पिंग होगा ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने हमारा एक केस है एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। भाई केशवानंदन भारती में बोला गया कि प्रियम्बल पार्ट है, क्या है, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। फिर इस केस में तो और बोल दिया कि भाई पार्ट नहीं, इंटीग्रल पार्ट है, मतलब बहुत इंटीग्रल पार्ट है, मतलब इंटीग्रल पार्ट है, अटूट पार्ट है, कि इससे अलग हो ही नहीं सकता।
तो हमने पहला क्वेश्चन जो करा ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो कि अगर मान लीजिए हमारा प्रीएम्बल है और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है, प्रीएम्बल है और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है, इन दोनों में अगर कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, भाई प्रीएम्बल में लिखा है एक्स वाई और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मान लिख दिया एक्स वाई जेड और आई, एक्स्ट्रा बात लिख दी कोई, और मान लीजिए कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया, तो कौन सा प्रिवेल करेगा, बी प्रीएम्बल प्रिवेल करेगा या फिर ये बताएगा कोई मुझे, कोई भी आंसर देगा मुझे कि प्रीएम्बल प्रिवेल करना चाहिए या फिर प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स है वो प्रिवेल करनी चाहिए, क्या लगता है आपको? मैम आर्टिकल्स। आर्टिकल्स, वेरी गुड, ठीक है। तो जो हमारे आर्टिकल्स होंगे ना वो हमारा प्रिवेल करेगा, ये भी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है। पढ़ते हैं हम इसको। इफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रीएम्बल एंड प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अराइज व्हिच वुड प्रिवेल, कौन सा प्रिवेल करेगा? तो आंसर है प्रोविजंस। क्या करेंगे? प्रोविजंस जो है ना वो प्रिवेल करेंगे, दैट इज आर्टिकल्स प्रिवेल। सो प्रीएम्बल कैन नॉट ओवरराइड स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल जो है ना वो कभी, प्रीएम्बल के जो प्रोविजंस हैं उन्हें कभी भी जो है, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन के जो स्पेशल प्रोविजन ऑफ प्रीएम्बल नहीं है, यहाँ पे है ना, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लिखिए, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो सो प्रीएम्बल कैन नॉट ओवरराइड स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पॉइंट मैंने आपको बताया। अब यहीं पे क्वेश्चन, यहाँ पे आपके सीपीसी में भी क्वेश्चन बनता है, पाउल मैम पढ़ाएगी आपको कि हमारे सीपीसी में जैसे कि आप पढ़ते हैं ऑर्डर्स, ऑर्डर्स के अंडर में होता है रूल्स, और यहाँ पे आपने सेक्शंस भी देखे होंगे, ठीक है। तो ये सेक्शन और रूल्स में अगर कॉन्ट्राडिक्शन है तो कौन से प्रिवेल करेंगे? तो पाउल मैम आपको बताएगी सेक्शन प्रिवेल करेंगे, रूल्स प्रिवेल नहीं करते। ऐसे ही प्रीएम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में अगर कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन है तो प्रोविजन प्रिवेल करते हैं, प्रीएम्बल प्रिवेल नहीं। ये भी आपका क्वेश्चन बनता है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या बन रहा है? तीसरा क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये प्रीएम्बल दे रखा है ना, क्या ये अमेंडेबल है या नहीं? ये बहुत बड़ी हिस्ट्री है कि क्या वेदर प्रीएम्बल इज अमेंडेबल, क्या प्रीएम्बल अमेंड हो सकता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस चीज को समझिए कि क्या होता है कि केशवानंदन भारती केस, देखिए अभी हम पूरा केस डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम जब आर्टिकल 368 डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट की बात करिए, वहां पे पूरा प्रोसीजर हम देखेंगे और पूरा एक अच्छा खासा इसमें आपके केसेस होंगे, 8 से 10 केसेस है वहां पे, वो आपको याद करने। तो फिलहाल के लिए हम सिर्फ इतना समझते हैं कि ये केशवानंदन भारती का केस आया था, उस केस में फाइनल हेल्डिंग ये हुई कि आप चाहे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को, देखिए केशवानंदन भारती केस जो है ना, ऐसा मान लीजिए ये 13 जज बेंच का केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, 13 जज बेंच का केस है। कोई बताएगा मुझे इसके सीजेआई कौन थे? इस केस में सीजेआई कौन थे? कोई बताएगा मुझे? सर्च कीजिए एक बार, इनके सीजेआई को सर्च कीजिए, केशवानंदन भारती के। जैसे मेरे को याद तो है पर मैं एक बार श्योर होना चाह रही हूँ इसके सीजेआई का, कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इंटरव्यू का, देखेंगे आप। मैम चीफ जस्टिस एसएम सिकरी सर। सीकरी जी, बिल्कुल, है ना, एसएम सीकरी जी, बिल्कुल। मुझे एएन रे उनका उसका याद आ रहा था, एएन रे भी रहे ना अपने उसके, वो कौन सा केस था, हेबियस कॉर्पस केस, है ना। तो यहाँ पे एसएम सीकरी जी, जैसे कि एसएम सीकरी, ये रट लीजिए, ये मुझे आपको क्या बहुत सारे केसेस याद करने होंगे, मेरे को कभी ऐसी गाइडेंस नहीं मिली, इसलिए हमें अभी इंटरव्यू में याद करने पड़े सब चीजें। पर अगर आप लॉ एक्सपीरियंट है, आपने अच्छे से लॉ करी है, तो आपको बताया जाएगा कि ये सबसे लीडिंग केस है, 13 जज बेंच का केस है ये, और इसमें एसएम सीकरी जी जो थे वो सीजे रहे। आपको ये फैक्ट लिखना चाहिए और रटना चाहिए, क्योंकि आप बाद में आके और भी केसेस, जैसे कि और भी केस है, जैसे जोसेफ शाइन का केस आ गया, ठीक है, अभी ट्रिपल तलाक का केस आ गया, सबरीमाला केस आ गया, इन सभी केसेस के भी आपको याद करने पड़ेंगे, क्या सीजे के करने पड़ते हैं, क्योंकि आपके इंटरव्यू का क्वेश्चन यही से बनता है।
ठीक है? तो केशवानंदन भारती केस में इतना अच्छा डिसीजन था ये, सीरियसली, क्योंकि हिस्टोरिकल केस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें बोला गया कि आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की बुक को अमेंड कर दीजिए, समझना बिल्कुल, आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की बुक को अमेंड कर दीजिए, प्रिएम्बल को अमेंड कर दीजिए, सबको अमेंड कर दीजिए। हमें कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये जो लेजिस्लेचर थे, लेजिस्लेचर और जुडिशरी में एक टकराव चलता रहता है, इनके बीच में टकराव चलता रहता है। जुडिशरी बोलती है हम ऊपर, लेजिस्लेचर बोलता है हम ऊपर। तो क्या होता है? कौन जीता? अब लेजिस्लेचर बोल रहा है कि हम तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करेंगे, क्योंकि हमें आर्टिकल 368 के थ्रू पावर है कि हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं। आर्टिकल 368 में उन्होंने अमेंडमेंट किया और हाथों-हाथ लिख दिया कि पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयरऑफ। ये आर्टिकल 368 का हेडिंग है। ठीक है? तो अब यहाँ पे जुडिशरी में बैठे इन 13 जजेस की बेंच ने दिमाग लगाया और बोला कि लेजिस्लेचर को बोला कि भई हम मानते हैं कि आप लोग सुप्रीम हैं, आप लोग सुप्रीम हैं, आप लॉ को अमेंड कर सकते हैं, हम बोल रहे हैं, आप लॉ को अमेंड कर सकते हैं, बट ध्यान रखना कि इस अमेंडमेंट के दौरान जब आप अमेंडमेंट कर रहे हैं ना, किसी भी बुक में कुछ भी, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अमेंडमेंट कर रहे हैं, आपको अलाउ होगा, पर अगर आपने बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़ा, किसको? बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़ा कॉन्स्टिट्यूशन के, तो फिर आपके साथ दिक्कत हो सकती है। कहने का मतलब हमारे इन 13 जजेस की बेंच ने ये बात बोली कि आप लेजिस्लेचर को पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पूरा अधिकार है, पर बेसिक स्ट्रक्चर को बिल्कुल टच नहीं करना, बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज और अमेंड नहीं कर सकते हैं। और यहीं से जुडिशरी ने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन दिया, जहां पे बेसिक स्ट्रक्चर को जुडिशरी ने आज तक डिफाइन नहीं किया। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, क्या नहीं होगा, ये जुडिशरी टाइम टू टाइम, केसेस टू केसेस चेंज करती रहती है। जैसा कि केशवानंदन भारती में 5 पॉइंट्स को बोला गया कि ये 5 पॉइंट्स होंगे ना, वो आपके बेसिक स्ट्रक्चर होंगे, जैसे कि डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक कैरेक्टर, रिपब्लिक कैरेक्टर, सेपरेशन ऑफ पावर, सोवरेनिटी एंड सेक्युलरिज्म। ये पांचों पॉइंट को केशवानंदन भारती वाले केस में बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया और धीरे-धीरे ये भी ऐड कर दिया गया कि प्रिएम्बल को भी, इसी केस में बोला गया कि प्रिएम्बल को भी अमेंड कर दीजिए, पर बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब कि प्रिएम्बल में अगर लिखा हुआ है सेक्युलर शब्द, अब सेक्युलर शब्द क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया इसी केस में, तो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते, उसको अमेंड नहीं कर सकते। अगर डेमोक्रेटिक शब्द बेसिक स्ट्रक्चर है, तो डेमोक्रेटिक शब्द को आप चेंज नहीं कर सकते प्रिएम्बल के अंदर। तो इस केस से आपको मैंने बहुत ही अच्छे से इसकी हिस्ट्री बताई है, और भी हम डिस्कस करेंगे, पर अभी के लिए आप लोगों के लिए इतना काफ़ी होगा। तो कैन प्रिएम्बल बी अमेंडेड? यस, पार्ट इट इज़ प्रिएम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो कैन बी अमेंडेड, सो कुड बी अमेंडेड, बट सब्जेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर। आपके सामने अगर इंटरव्यू बोर्ड पूछता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन को, प्रिएम्बल को अमेंड कर सकते हैं? तो आपका जवाब होगा यस। सर, प्रिएम्बल और एज़ वेल एज़ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड, बट इट शैल बी सब्जेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब हमारे जो बेसिक स्ट्रक्चर, जो केसेस टू केसेस बताया जाता है, कोई भी एग्जॉस्टिव लिस्ट इसकी नहीं है, वो अगर उसको चेंज नहीं करना, अदरवाइज चेंज कर सकते हैं। और ये केस आप लिख लीजिए, केस सवानंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये केस आपको वापस लिखना है। इसी केस में ये हेल्ड किया था, इसी केस में देखिए, ये इसी केस का आप रेफरेंस लेके कर सकते हैं। इसी केस में बोला गया कि प्रिएम्बल पार्ट है और प्रिएम्बल भी अमेंड हो सकता है, बट इट शैल सब्जेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर। बताइए, जिसको कुछ भी समझ में नहीं आया पूछ सकते हैं, और अगर समझ में आ गया है तो आप हैंड रेज़ करके बता सकते हैं कि मैम हमें समझ में आ गया। क्लियर है सभी को? एक बार रेज़ हैंड करेंगे प्लीज़ सभी? ठीक है, डन। अब एक क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। ये भी आपका किस, अभी देखिए यहाँ तक हमने जो पढ़ा है ना, ये यहाँ तक जो क्वेश्चन बनता है ना, वो मेंस का क्वेश्चन नहीं बनते। मोस्टली क्वेश्चन मेंस के नहीं बनते। यहाँ से जो हाँ, देखिए ये सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर का मतलब थोड़ा बहुत आ सकता है, मेंस में पूछ लेते हैं 2-2 मार्क्स में। सेक्युलर का मतलब तो स्पेशली पूछते ही है ना? तो यहाँ से आपका ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता। ये प्रिएम्बल से क्वेश्चन बनते हैं, जो मैंने क्वेश्चन बता रखे हैं, प्रिएम्बल क्या होता है, क्या अमेंडेबल है या नहीं है,
क्या प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है? ये तीनों केसेस आपको लिखने होते हैं एंड लास्ट में आपको कंक्लूजन देना पड़ता है कि यस प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आपका मेंस का क्वेश्चन बनता है ये आपका कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर देखिए यही क्वेश्चन प्रियम्बल में प्रीलिम्स में आता है तो आपको बिना सोचे समझे फेडरल पे क्लिक करना है, टिक करना है, सॉरी फेडरल पे, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर है वो फेडरल नेचर है। कैसे, एक बार हम समझ लेते हैं। देखो पहले तो हम समझते हैं कि फेडरल और यूनिटरी दो चीजें होती है। देखिए दो, अब हमारे कब पढ़ रहे हैं हम नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे दो है इसके यूनिटरी। पहले हम मतलब समझ लेते हैं फिर हम हमारे नोट्स में से पढ़ेंगे। ठीक है, तो यूनिटरी का मतलब क्या होता है? यूनिटरी का मतलब सिर्फ और सिर्फ जो हमारे यूनियन है, जो हमारी सेंट्रल है, सेंट्रल जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यूनियन है, सिर्फ उसी को सारी पावर्स होगी। किसके रिगार्डिंग? ना केवल पूरे होल ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग बल्कि इंडिविजुअल इंडिविजुअल स्टेट्स के रिगार्डिंग। भाई जैसे सेंट्रल में जो हमारी सरकार है वो ही राजस्थान को अगर कंट्रोल कर लेती है तो उस फीचर को हम बोलते हैं यूनिटरी फीचर। जबकि फेडरल फीचर में क्या होता है कि फेडरल फीचर में क्या होता है कि यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ, फेडरल फीचर में क्या होता है, यूनियन पे काम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट लेवल पे जो हमारे स्टेट है ना, स्टेट्स, इन लेवल पे बात काम करती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट। ये आपका स्ट्रक्चर होता है। भाई यहाँ पे तो यूनियन पे कौन काम, यूनियन और स्टेट दोनों पे कौन काम करेगी? आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंटर के हाथ में सारा आपका काम होता है, पर यहाँ पे यूनियन पे यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट लेवल पे आपकी स्टेट गवर्नमेंट काम करती है। दिस इज द फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस इज द यूनिटरी स्ट्रक्चर। अब आपको मैं एक बात बताना चाहूंगी यहाँ पे, क्या कि अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारे सामने रेज होता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सारे प्रोविजन पढ़ने के बाद आप ये बताइए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है। वापस बोलना चाहूंगी कि आप पहले पूरी बुक पढ़िए कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके बाद बताइए कि इंडियन कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है। अब हमारा दिमाग खराब हो जाता है। जब आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल कैरेक्टर भी है। भाई यूनियन को सेंट्रल गवर्नमेंट करती है सारा, है ना। यूनियन के मैटर्स पे लॉ बनाने की पावर सेंट्रल को है और स्टेट लेवल पे लॉ बनाने की पावर स्टेट को होती है। और कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि ना गवर्नर जो सेंट्रल का हेड है, आपके किसी भी स्टेट का हेड जो है, राजस्थान स्टेट का जो हेड है कौन? गवर्नर। उसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट कर रहा है। जब भी पूरे इंडिया में इमरजेंसी लगाई जा रही है तो उस केस में सारी पावर प्रेसिडेंट के पास, पार्लियामेंट के पास चल जाती है। ये आप पढ़ेंगे तो हम इससे क्या एक निष्कर्ष निकालें, हम क्या माने कि इंडिया फेडरल है या फिर यूनिटरी। हम देखेंगे फीचर्स दोनों एक बार डीप में, पर फिलहाल के लिए कंक्लूजन हमें निकालना है कि इंडिया जो है एक फेडरल स्ट्रक्चर है या फिर यूनिटरी है। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि इंडिया है तो फेडरल, इंडिया जो है वो है तो फेडरल नेचर का, फेडरल नेचर है, पर यहाँ पे है विथ, यहाँ पे वर्ड ऐड करेंगे विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी, स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी। देखेंगे हम इस चीज को एक बार। मतलब फेडरल करेक्टर तो है इसका, पर इसमें कुछ कुछ ऐसे प्रोविजन भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं जिससे दिखता है कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी है। इसे हम कभी कभी बोलते थे क्वासी फेडरल, पर हमें क्वासी फेडरल नहीं बोलना, हमें सिर्फ फेडरल बोलना है। आप मान लीजिए कुछ कुछ 5 या 10 प्रोविजन ही होंगे जहां पे सेंट्रल अपनी पावर स्टेट्स पे एक्सरसाइज करती है, अदरवाइज स्टेट अपना काम खुद से खुद करते हैं। तो फेडरल करेक्टर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का होगा फेडरल फेडरल फेडरल। याद रखना, क्वासी फेडरल मत दिमाग में रखिए, आप याद रखिए फेडरल विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा तो आपको फेडरल पे टिक करना है, और मेंस में कैसे लिखना है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। मेंस में देखते हैं कैसे लिखना है। देखिए, मैंने सबसे पहले लाइन में लिख दिया
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल करेक्ट इन नेचर। क्यों लिखा? क्योंकि ये आप प्रीलिम्स में बिल्कुल धोखा नहीं खाएं, प्रीलिम्स में आपके दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी रहे कि प्रीलिम्स में हमें फेडरल पे टिक करना है, क्वासी फेडरल पे, सेंट्रल पे टिक नहीं करना। फिर अब देखिए, इट स्टैब्लिश ड्यूअल पॉलिटी। जो इंडिया है ना, फेडरल कलेक्टर का मतलब देखिए, ड्यूअल पॉलिटी, टू टायर गवर्नमेंट सिस्टम, सेंट्रल गवर्नमेंट एट द वन लेवल, सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजी मतलब स्टेट गवर्नमेंट एट अदर लेवल। टाइप ऑफ नेचर, अब हम नेचर देख लेते हैं यहाँ पे। एक तो होता है हमारा यूनिटरी और दूसरा होता है फेडरल। अब यूनिटरी में आपको मैंने बताया था, देखिए देखिए, पहले सबसे पहले हम फेडरल देखते हैं, क्योंकि हमारा कैरेक्टर फेडरल है। क्या? कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच में पावर जो होते हैं ना, वो डिवाइड होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना अपना काम करती है पूरे यूनियन के रिगार्डिंग। ईशान, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो एक बार माइक ऑन करके बोल सकते हैं। अच्छा, उन्होंने हैंड रेज कर रखा था, सॉरी। हाँ, इट्स ओके, इट्स ओके, है ना? किसी को भी कोई डाउट है तो आप सभी बीच में इंटरप्ट कर सकते हैं प्लीज, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डाउट क्या है, उस टाइम क्लिक होता है ना माइंड में, तो उसी टाइम पूछ लेना है अपन को, बाद में बात के लिए नहीं रखना अपन को, ठीक है? तो डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इनके बीच में पावर क्या होती है? डिवाइड होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम करेगी और स्टेट गवर्नमेंट अपना काम। कैसे करेगी मैम? कहाँ पे लिखा हुआ है? भाई बताया था ना, शेड्यूल 7, कल परसों की क्लास में शेड्यूल 7, कल की क्लास में शेड्यूल 7 डिस्कस किया था। शेड्यूल 7 में हमने लिस्ट की बात की थी, कौन सी? एक थी यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट का काम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट लिस्ट के रिगार्डिंग होती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट का काम। तो काम जो है, कामों का पूरी तरह से बंटवारा यहाँ पे कर दिया गया है और दोनों अपने अपने एरिया में इंडिपेंडेंट होती है, इसीलिए हम बोलते हैं फेडरल करेक्टर। When the power between the central government and state government is divided and they are both of them are independent in their own sphere, it is called the federal character of the uh, any constitution। ठीक है, इस टाइप से हम लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे यूनिटरी का मतलब भी देख लेते हैं, एंड टू एंड पावर ऑफ गवर्नमेंट सेंट्रलाइज इन वन गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। एक गवर्नमेंट के पास ही पूरी पूरी पावर रहती है, सेंट्रल पे भी वही काम करेगी, स्टेट पे भी वही काम करेगी। तो आपको पता है ना, हमारा तो फेडरल है, आपको पता ही होगा ये तो। अब यहाँ पे हम और चीजों को एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम फेडरल कैरेक्टर की, अब ये इसके वो होता है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सारे क्या फीचर्स हैं फेडरल गवर्नमेंट की, कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हम कैसे बोल सकते हैं कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर जो है फेडरल है। तो देखिए, हमारे यहाँ पे ड्यूल गवर्नमेंट होती है, पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट। फिर उनके बीच में पावर भी डिवाइडेड है, बिल्कुल है। फिर सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, ये पॉइंट्स आपको थोड़े से डिफरेंट लगेंगे, पर समझना है इनको कि हमारे यहाँ पे जो फेडरल करेक्टर जिसका होता है ना, वहां पे सेंट्रल, जहाँ पे सेंट्रलाइज टेंडेंसी होती है, वहां पे हर काम सेंट्रल जो होती है ना, सेंट्रल, उसके थ्रू ही किया जाता है, ठीक है? पर हमारे यहाँ पे जिस कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें ये लिखा हुआ है कि सेंट्रल ये काम करेगी, यूनियन ये काम करेगी, बताने वाला है कौन? बताने वाली है कॉन्स्टिट्यूशन की बुक। इसीलिए इस बुक को यहाँ पे सुप्रीमेसी माना जाता है, सुप्रीम माना जाता है। वापस मैं बोलना चाहूंगी कि देखिए, जो आपकी यूनिटरी फीचर होता है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को सारी पावर होती है, पर जब आप फेडरल करेक्टर की बात करेंगे तो वहां पे यूनियन का काम और स्टेट का काम अलग अलग होता है, और उस काम का बंटवारा करने वाला है कौन? कोई अलग से डॉक्यूमेंट तो है ना, कोई ऐसे मन से काम, देखो देखो, बिना रिटन डॉक्यूमेंट के कोई काम नहीं करता। ओरली कोई काम, ओरली मैंने बोला कि आपको ये काम करना है, कोई उसकी वैल्यू नहीं होगी जब तक कि वो रिटर्न फॉर्म में होगा। रिटर्न फॉर्म में कहाँ पे लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो फेडरल करेक्टर जो होता है ना, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम माना, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी अपने यहाँ पे है, तो है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने बोला आपको, रिटन में लिखा होना बहुत जरूरी है। जैसे कि यूएसए, फ्रांस और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और मैंने आपको बताया था कि सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड जो है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसे बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा है। ये हमने एक पॉइंट स्किप किया है पहले, क्योंकि मैं सोच रही थी बाद में पढ़ाऊं, महीने। और 2 years 11 months एंड 18 days का जो है आपको टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लगा है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा तभी हमें पता होगा कि यूनियन की पावर क्या है और स्टेट की पावर क्या है। तो ये भी फेडरल जो हमारी टेंडेंसी है उसका एक फीचर है। फिर है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है,
हर कोई रिटन है तो रिजिड है। क्यों रिजिड है? क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना आसान नहीं है। कहीं-कहीं पे आपको चाहिए बस सिंपल मेजॉरिटी, कहीं पे चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी और कहीं पे चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी विद रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स। ये हम आर्टिकल 368 में पढ़ेंगे और ये भी एक फेडरल टेंडेंसी ऑफ जो फेडरल गवर्नमेंट होता है उसका फीचर होता है। इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, जिस भी गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट होगी वहां पे इन दोनों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको सलटाएगा कौन? उसको 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 डिस्प्यूट को खत्म कौन करेगा? तो उसको खत्म करने के लिए जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। तो आपको थोड़ा-सा इसको लिंक करने में दिक्कत आएगी, मैं समझ सकती हूँ, पर आपको ध्यान रखना है कि फेडरल कैरेक्टर जो होता है उसके लिए ये फीचर्स भी होने चाहिए, तभी वो फेडरल कैरेक्टर जो है ना वो एग्जिस्ट कर सकता है। अगर फेडरल कैरेक्टर में आपने सेंटर और स्टेट दोनों के लिए काम तो बाँट दिए, पर आपने उसको रिटर्न में नहीं लिखा, आपने उसको आसानी से बदल लेने वाला बना दिया। मतलब रिजिड मतलब क्या होता है? ईज़िली जो अमेंडेबल नहीं होता। तो हमारा क्वेश्चन रिजिड है। फिर जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है और ड्यूअल सिटीज़नशिप भी आपको पता ही है कि इस फेडरल कैरेक्टर में होगी, जो कि हमारे इंडिया में नहीं है। पर एक बात ध्यान रखना, फेडरल कैरेक्टर की एक बात ये भी होती है कि यहाँ पे ड्यूअल सिटीज़नशिप होती है, जैसे अमेरिका में होती है। पर हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीज़नशिप है। तो मैंने तभी तो बोला कि ये चीज़ यहाँ पे आएगी आपकी। ये चीज़ यहाँ पे आएगी, यहाँ पे लिख लीजिएगा सिंगल सिटीज़नशिप। इसको देखिए मैं बता देती हूँ आपको, यहाँ पे ये फेडरल का कैरेक्टर है। पर जब हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इसे हटा देंगे और यहाँ पे हम करेंगे सिंगल सिटीज़नशिप। ये यहाँ पे लिखने वाला पॉइंट है। ठीक है? ये जो नोट्स हैं जे.एन. पांडे में से बनाए गए हैं, तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? बुक बुक का रेफरेंस है, बल्कि ऐसा नहीं किसी मैंने कोई भी छोटी-मोटी बुक देख ली, जे.एन. पांडे की अच्छी खासी बुक है, ठीक है? उसका रेफरेंस है। अब हम देखते हैं एक बार मुझे रेज़ हैंड करके बताइए कि आप सभी बोर तो नहीं हो रहे ना? आपको समझ में आ रहा है क्लास में जो हम पढ़ रहे हैं? कि आप सभी यहाँ पे चुपचाप रहते हैं और मैं बोलती रहती हूँ तो थोड़ा-सा कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। ठीक है, डन। चलते हैं, बस यहाँ पे हमें क्लास को कंक्लूड भी करना है, तो हम फटाफट से यूनिटरी फीचर को देख लेते हैं यहाँ पे कि यूनिटी फीचर में क्या होता है। यूनिटी फीचर में क्या होता है कि अब इंडिया के एस्पेक्ट में देख रहे हैं, सारी चीज़ें हम इंडिया के एस्पेक्ट्स में देख रहे हैं, ध्यान रखना। तभी तो मैंने यहाँ पे आपको सिंगल करवा दिया। वैसे फेडरल कैरेक्टर में क्या होता है? ड्यूअल सिटीज़नशिप होती है। पर यहाँ पे इंडिया के एस्पेक्ट में हमें यहाँ पे लिखना है। अब इंडिया में देखिए, इंडिया में जो है ना सेंट्रल टेंडेंसी हम बात करें ना कि इंडिया में यूनिटरी फीचर भी है। तो देखिए, यूनिटरी फीचर में क्या होता है? गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट कौन है? सेंट्रल में अपॉइंटेड हेड ऑफ द स्टेट। फिर इमरजेंसी प्रोविजन, मैंने आपको बताया कि इमरजेंसी प्रोविजन में भी प्रेसिडेंट को पावर होती है कि पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के पास पावर चल जाती है। अब आप बोलोगे मैम आपने तो यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट में लिख दिया, हमें कैसे पता चलेगा? भाई ये अभी चीज़ें आप जब अंदर पढ़ोगे ना तो अपने आप चीज़ें आपको याद होगी। ये तो मैंने आपको की पॉइंट दे दिया है यहाँ पे। जब आप आर्टिकल 368 पूरा पढ़ लोगे तो आप अपने आप बहुत अच्छा लिख पाओगे कि इन केस ऑफ इमरजेंसी पावर, द पावर गोज़ इन द हैंड ऑफ द पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के पास वो पावर वेस्टेड हो जाती है। वेस्टेड वर्ड यहाँ पे, गोज़ वर्ड यहाँ पे प्रॉपर नहीं होगा। द पावर ऑफ state legislature assembly and the governor vested in president and parliament। ऐसा हमें लिखना है। तो आप लिख लेंगे इजीली, है ना? फिर है पार्लियामेंट्स पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट चेंज एरिया बाउंड्रीज। अब देखिए ये भी आपकी यूनिटरी फीचर को बताता है, क्योंकि देखिए आज किसी भी जैसे हमारे किसी भी स्टेट का एरिया चेंज होता है, जैसे उत्तर प्रदेश यूपी था हमारा, यूपी से हमने उत्तराखंड बना दिया। तो यूपी से हमने उत्तराखंड बनाया, कैसे बनाया? पार्लियामेंट ने बनाया, ना कि यूपी की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने बनाया। यूपी की विधानसभा ने नहीं बनाया, ये पार्लियामेंट ने बनाया है। तो सेंटर के पास पावर चली गई नया स्टेट बनाने के लिए, उनका नाम एरिया और बाउंड्री चेंज करने के लिए। ये हम पढ़ेंगे आर्टिकल 3, तो आपको समझ में आएगा। तो ये भी एक यूनिटी फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर है पार्लियामेंट्स पावर टू मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट मैटर। पार्लियामेंट के पास स्टेट लिस्ट के मैटर पे, अब आप बोलोगे मैम स्टेट लिस्ट के मैटर पे तो स्टेट को पावर थी। आपने कल हमें ना शेड्यूल 7 में बताया है कि स्टेट लिस्ट के मैटर पे पावर बना वो लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास है। तो देखिए
स्टेट के पास है। पर यहाँ पे पार्लियामेंट भी लॉ क्यों बना रही है? क्योंकि पार्लियामेंट जो है यहाँ पे कुछ ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है जो कि हम पार्ट 11 में देखेंगे। वहां पे पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट के मैटर पे लॉ बनाने की पावर होती है। तो अब हम यहाँ पे कंक्लूजन की तरफ चल रहे हैं कि केसी वेयर है जो एक बड़े कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरियन थे, इनको पता था, इन्होंने बताया सॉरी कि क्वासी फेडरल कैरेक्टर जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है। कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है। फिर जेनिंग्स इन्होंने बताया, इन्होंने बोला कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी। देखो ये आप लिख बता सकते हैं अगर इंटरव्यू बोर्ड आपसे पूछे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है तो आप बोल सकते हो कि सर फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड। फिर ये नहीं, अब देखो हम इन पे कैसे रिलाई करें, इन पे कैसे रिलाई करें? ये तो अगर आप देखेंगे ना जूरिस्प्रूडेंस तो वहां पे इनकी कोर्ट्स आते हैं। पर हमें रिलाई करना है एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर है वो फेडरल है। वापस हम एसआर बोमाई जो कि हमने सेक्युलरिज्म के लिए पढ़ा था वो केस पढ़ लिया। एंड सेकंड केस था केबी मतलब के सवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस में भी बोला गया कि फेडरलिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक बेस मतलब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? फेडरलिज्म। फेडरलिज्म ठीक है। इस केस में 5 आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताए गए थे जिसमें फेडरलिज्म को भी ऐड किया गया था। ठीक है। कंक्लूजन मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया था, फिर भी हमने इसको एक बार डिस्कस कर लिया है। कोई भी डाउट तो आप पूछिए, अदरवाइज क्लास इज नाउ रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल हो जाएगी। और जो भी स्टूडेंट के 3 डेज का डेमो हमारी क्लास का था तो डेमो ऑलमोस्ट ओवर खत्म मतलब ओवर हो चुके हैं आज। तो जिनको भी ज्वाइन करना है प्लीज पर्सनली मैसेज कीजिए, है ना। और क्लास का टाइमिंग हमारा 15-20 मिनट ऊपर हो सकता है टाइमिंग, क्योंकि टाइमली हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना होता है। तो जो भी इंटरेस्टेड है प्लीज मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए। और कोई भी किसी को भी क्लास के रिगार्डिंग डाउट्स है ना तो वो मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पे। ठीक है। थैंक यू सो मच। पारुल मैम अभी सीपीसी की क्लास का लिंक शेयर करेगी आपको, तो प्लीज उसे ज्वाइन कीजिए सीपीसी क्लास।